Pranav sir, we are live on all platforms. नमस्कार दोस्तों, आज 13 जून 2020 को कोरोना संक्रमण की कुल संख्या पूरे देश में 3 लाख के आंकड़े को पार कर गई। पिछले 2 दिनों से लगातार 11,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। कल यह संख्या 11,775 थी। भारत, ब्राजील और यूएसए के बाद 3,09,360 की संख्या के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2 लाख से 3 लाख का आंकड़ा पहुंचने में हमें महज 10 दिन लगे, जबकि 1 लाख से 2 लाख का आंकड़ा पहुंचने में 15 दिन लगे थे। सरकार अपनी मनचाही गतिविधियों में व्यस्त है और जनता से कह दिया गया है कि वो आत्मनिर्भर बने, अर्थात अपनी समस्या से खुद निपटे। स्थिति की भयावहता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी चुप नहीं रह सकी। वहीं दूसरी तरफ सरकार जनता को राहत देने के बजाय पिछले 6 दिनों से रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है, जिसका असर महंगाई पर भी पड़ने वाला है। इन तमाम जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे पर आज की हमारी ब्रीफिंग है। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा, सर आप मुखातिब हों। नमस्कार। जैसे अभी आपको बताया गया कि पिछले लगभग 6 दिनों में रोज के रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है वो तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पिछले 6 दिनों में जो इजाफा दामों में आया है वो पेट्रोल का है 3.91 रुपया पर लीटर और डीजल का 3.97% रुपया पर लीटर। तो जो टैक्सेशन ईंधन पे है वो लगभग 69% बढ़ चुकी है। अब मैं आपको जरा कुछ साल पीछे की बात ले जाना चाहता हूं। मई 1, 2014 में जो पेट्रोल का दाम था पर लीटर वो 71.41, वो मैं दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूं, दाम था 71.41। और आज के दिन जून 12, 2020 आज का दाम है पेट्रोल का 75.16 पर लीटर। मतलब कि इसका इजाफा हुआ है 5.25%। तब क्रूड की क्या कीमत थी? मई 1, 2014 में क्रूड की कीमत थी $106.85 और आज क्रूड की क्या कीमत है? $38। सो 106 से लेकर 38 तक पहुंची, इतनी गिरावट हुई, 64% की गिरावट हुई और दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े। तो सरकार को फायदा होता रहा लेकिन आम आदमी को नुकसान होता रहा। लबोलबाव ये है। सेंट्रल एक्साइज का मैं उदाहरण देता हूं। मई 1, 2014 का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल थी 9.20 पर लीटर और आज क्या है? 32.98 पर लीटर। कितनी बढ़ी? 258%। 258% कीमत बढ़ा दी सेंट्रल एक्साइज पेट्रोल। उसका बिजनेस पे क्या असर पड़ता है, आम आदमी पे क्या असर पड़ता है, वो अलग बात है। अब डीजल उस समय था 55.49% पर लीटर, रुपया पर लीटर। आज है 73.39 रुपया पर लीटर। बढ़ावा कितना हुआ? बढ़ोतरी कितनी हुई? 20.21%। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन डीजल 3.46 पर लीटर रुपया और आज है 31.83 रुपया पर लीटर। कितनी बढ़ती हुई?
819.9%. Let me repeat this, that on May 1, 2014, the price of petrol was 71.41 rupees per liter. On June 12, 2020, the price was 75.16 rupees per liter, an increase of 5.25%. While the price of crude, the cost of crude on May 1, 2014 was $106, and today it is $38. Means it has dropped by 64%, but price of petrol has increased by 5.25%. Government is earning, and the burden is on the shoulders of the people. Central excise duty on petrol at that time, May 1, 2014, was 9.20 per liter. On June 12, 2020, it is rupees 32.98 per liter, an increase of 258%. Diesel per liter was 55.49 on May 1, 2014. On June 12, 2020, it is 73.39, an increase of 20%. Central excise duty on diesel was 3.46 rupees per liter. Today it is 31.83 per liter, an increase of 819%. The government is earning, and the burden is being shifted on the poor. Now, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे और यूपीए सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही थी, तो 23 मई को 2012 में उन्होंने एक बयान दिया। शाम को 8.24 PM पे, 8:24 PM पे उन्होंने बयान दिया। क्या बयान दिया? कि इतनी बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल में और डीजल में, इससे साफ जाहिर है कि जो केंद्र सरकार है वो विफल है, वो निकम्मी है, और इसका बोझा गुजरात की जनता के ऊपर पड़ रहा है। ये बयान उनका 2012 का है। फिर 2014 में अक्टूबर 4, 2014 सुबह 10:19 पे उन्होंने ये कहा कि जब से हम सरकार में आए हैं तब से दाम पेट्रोल और डीजल के गिरे हैं, और इसका फायदा देश को हुआ है और आम जनता को हुआ है। और जब असेंबली हो रही थी, दिल्ली असेंबली की इलेक्शन हो रही थी 2015 में, तो उन्होंने कहा कि मैं एक किस्मत वाला हूं। भाषण दिया उन्होंने 1 फरवरी 2015 में कि मैं तो किस्मत वाला हूं, और आप किस्मत वाले लोगों को ही वोट दीजिए, और अगर मैं जनता के लिए किस्मत वाला हूं और जनता को फायदा होता है तो अच्छी बात है, और जो किस्मत वाला हो उसी को वोट जाना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को फायदा होता है। तो मैं मोदी जी से आज पूछने वाला हूं और पूछना चाहता हूं कि तब तो शायद आप किस्मत वाले थे, लेकिन आज तो आप किस्मत वाले नहीं हैं। आज तो आपकी किस्मत फूट चुकी है। दाम इतने बढ़ा रहे हो, जनता के ऊपर बोझ बढ़ा रहे हो, तो अगर आप किस्मत वाले नहीं रहे तो आप क्या कहेंगे? क्या आप जनता को फायदा कर रहे हो? अगर आपकी किस्मत फूट रही है, सरकार जनता को लूट रही है, इसका आप जवाब दीजिए। आप जनता को क्यों लूट रहे हैं? आम आदमी के कंधे पे आज भी इतना बोझा है, उसके बावजूद आप उसके ऊपर उस कंधे को और नीचा कर रहे हैं, और भार उस कंधे पे रख रहे हैं। जो आम आदमी है वो स्कूटर चलाता है, वो अपनी 3 व्हीलर चलाता है, वो अपने गाड़ी चलाता है,
जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो अपने जो किसान है वो अपने पंप चलाता है, उस पर डीजल लगता है। जो आम छोटा व्यापारी है जिसको बिजली नहीं मिलती वो भी डीजल पंप लगाता है। आप उसके ऊपर बोझा डाल रहे हो आज के दिन, जब हिंदुस्तान एक ऐसी आर्थिक कठिनाई पे खड़ा हुआ है, और आप किस्मत वाले की बातें करते हो। आप समझते हो कि आप देश की किस्मत आपसे जुड़ी हुई है। मैं आपको एक, मोदी जी आपको बताना चाहता हूं, ये गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और बिना उन 4 पहियों को गाड़ी आगे नहीं चलती। एक पहिया है पार्लियामेंट, जहां आप कभी जवाब नहीं देते, अपनी मनमर्जी करते हैं, वो नहीं चल रहा और आज के दिन आप पार्लियामेंट बुला भी नहीं रहे। दूसरा पहिया है सरकार, एग्जीक्यूटिव, वो भी अपनी मनमर्जी करती है, वो भी नहीं चल रहा। कभी तो आप नोटबंदी का ऐलान कर देते हैं, 4 घंटे में सारे गरीब के नोट फ्रीज कर दिए जाएं। 2016 में आपने ऐसा किया। कभी आप लॉकडाउन का ऐलान कर देते हैं और 4 घंटे की मोहलत देते हैं लोगों को, तो ये भी पहिया नहीं चल रहा। तीसरा पहिया जुडिशरी, जुडिशरी भी किसी तरीके से जो रेख देख होनी चाहिए, आपके वहां सरकार जाकर वहां बयानबाजी देती है कि सड़क पे कोई माइग्रेंट नहीं है। और चौथा पहिया है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी जो आप कहता है वो चल रहा है, होता है। तो अगर गाड़ी के 4 पहिए नहीं चल रहे तो गाड़ी आगे चलेगी कैसे? और जो ईंधन है, जो गाड़ी का ईंधन है, वो आप बढ़ाते जा रहे हो। वो चलेगी कैसे? आप ईंधन बढ़ाए जाओ, वो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि 4 पहिए विफल हैं, चल ही नहीं रहे। और वहां ड्राइवर सीट पे आप बैठे हुए हो, ना आपको पूरी तरीके से जानकारी है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति किस मोड़ पे है, ना आपके वित्त मंत्री को जानकारी है। और इसलिए आप रोज के रोज दाम बढ़ाते जा रहे हो। यह नहीं सोचते कि इसका प्रभाव उस आम आदमी के ऊपर क्या होगा। जो शरीर का ईंधन होता है ना, वो क्या होता है कि सुबह उठकर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं, वो ईंधन होता है। उसकी वजह से एनर्जी पैदा होती है और शरीर चलता है और आप आगे बढ़ सकते हो। जो देश की आर्थिक स्थिति का ईंधन क्या है? पेट्रोल है और डीजल है। अगर आप आम आदमी की खुराक के दाम बढ़ा दोगे, अंडे के दाम बढ़ा दोगे, दूध के दाम बढ़ा दोगे, चावल के दाम बढ़ा दोगे, बाकी दाम बढ़ा दोगे, आम जो वस्तुएं जो आम आदमी पदार्थें जो लेता है सब दाम बढ़ा दोगे, तो बेचारा गरीब आदमी खाएगा क्या? और अगर ऐसे ही आप ईंधन के दाम बढ़ा दोगे तो देश बढ़ेगा कैसे? वो तो देश के लिए एक एनर्जी है और उसकी वसूली सस्ती होनी चाहिए आम आदमी के लिए, ताकि उसके बचत हो। आपको इतनी बचत हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। जो क्रूड ऑयल के जो दाम है, मैंने आपको बता दिया, आज $38 पे है, जब हमारे वक्त में $108 पे थे। आपको इतनी बचत हो रही है, लाखों का आपको फायदा हो रहा है, लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा है। आप उद्योगपतियों को फायदा दिलाने जा रहे हैं और आप आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जब हम कहते हैं कि आप 7,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाल दो, वो भी आप नहीं कर पाते। और मैं आपको एक और बताता हूं बात, कि जो टैक्स है फ्यूल पे, पेट्रोल पे, एक्साइज पे, वो हमारे देश में दुनिया में सबसे ज्यादा है। मैं उसका उदाहरण आपको देता हूं। इंडिया में 69% टैक्सेस ऑन फ्यूल, यूएस 19%, जापान 47%, यूके 62%, फ्रांस 63%, जर्मनी 65%। और हमारा देश
इन देशों से कहीं गरीब है। लगभग 80 करोड़ लोग यहां गरीब हैं, उनके ऊपर आप 69% टैक्स लगा रहे हो, कर लगा रहे हो, और वो भी ईंधन पे। पेट्रोल भी है, वो लगभग मेरा ख्याल, मैं जो पड़ोसी लोग हैं उनके मैं दाम देख रहा था, लगभग बांग्लादेश के अलावा सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल यहां है। पाकिस्तान 34%, अफगानिस्तान 34%, नेपाल 60%, म्यांमार 36%, चीन 63%, 63%, हमारा 66%। और पिछले दिनों में जो आपने दाम बढ़ाए हैं उसका लगभग आपको, मैं 5 मार्च से लेकर 5 जून की बात करते हैं, डीजल का इस दौरान में 3 रुपए का इजाफा किया आपने, उसका आपको लगभग 40,000 करोड़ का फायदा हुआ, 39,000 करोड़ का टू बी एग्जैक्ट। और 5 जून को आपने 13 रुपए बढ़ा दिए और 10 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल और डीजल के, और 6 दिनों का ये इंक्रीज है, तो इसका फायदा आपको 1,60,000 करोड़ का हुआ। और पिछले 6 दिनों में जो आपने बढ़ाया उसका 44,000 करोड़ रुपया फायदा हुआ। मतलब कि लगभग 5 मार्च से लेकर जून तक पिछले 3 महीनों में आपको 2.5 लाख करोड़ का आपने कमाया, गरीब के कंधे पे, गरीब से लेकर कमाया। नवंबर से लेकर जनवरी 2016 तक आपने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाई, 9 बार आपने बढ़ाई। और वहां मतलब के इजाफा जो हुआ वो 11 रुपए पर लीटर हुआ, 11.77%, और डीजल 13.47%। उन दौरान नवंबर 14 से लेकर जनवरी 16 तक। और फिर उसका जो फायदा आपको हुआ उन 15 महीनों में, वो 2,42,000 करोड़ हुआ। मार्च से लेकर 2.5 लाख, मार्च से लेकर जून तक 2.5 लाख करोड़, और उन 15 महीने में 2,42,000 करोड़ आपको फायदा हुआ। मतलब कि आप आम आदमी, आप उसको देख के आपको कोई रहम नहीं आता, वो पिसता जा रहा है, वो खाना नहीं खा पाता, वो चलता चलता अपनी जान गंवा देता है, घर नहीं पहुंच पाता, लोग उनको खिला रहे हैं और सरकार कमा रही है। मतलब कि जनता खिला रही है और आप सरकार कमा रही है। असलियत तो यह है प्रधानमंत्री जी के आपकी सरकार एक ऊंचाई पे बैठी हुई है, जमीन पे क्या हो रहा है उसको कोई इल्म नहीं, कोई ख्याल नहीं। फ्लड देखना हो तो वो भी हवाई जहाज में देखा जाता है, जमीन पे क्या हो रहा है, कैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कोई आपको ख्याल नहीं, क्योंकि हर चीज आपकी एरियल होती है। अगर आपको आम आदमी से कोई भी हमदर्दी होती ना प्रधानमंत्री जी, तो आप अब तक जो ये फायदा आप कंपनियों को कराते हो, अपने आप सरकार को कराते हो, ये फायदा आपको आम आदमी को कराना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी 1-2 महीने में तो खा पी सके। ये लॉकडाउन की वजह से आपको मालूम है क्या हो रहा है, और आप तारीफ कर रहे हो अपनी कि हमने गजब कर दिया, जब हमने ऐलान किया वही एक रास्ता था। उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, आज हम आर्थिक बातों के बारे में बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब सवाल उठता है कि ये आप क्यों कर रहे हो, ये सवाल उठता है, और उसकी वजह बड़ी साफ है कि आपके पास पैसा नहीं है।
आपकी जो कमाई है वो कमती हो रही है, जो आपके रेवेन्यू के एस्टिमेट्स हैं वो कम हो गए। उसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मतलब के जो ग्रोस टैक्स कलेक्शंस in 2019-20 were less than 2018-19. This is the first time it has happened since 1961. It has never happened that the gross tax collections for a year following the previous year have been less. So it is in the second time in the history of this country that this has happened. जो आप कहते हैं कि आप तो बड़े किस्मत वाले हैं। हाँ, किस्मत वाले हैं क्योंकि आप प्रधानमंत्री बन गए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जनता की बस बदकिस्मती को तो उस पर जरा नजर डालिए और कुछ कीजिए। फिर the gross tax collections for 1920 is 20.09 lakh crores, which is less than the previous year. और इंटरेस्टिंग फिगर और आपको देता हूं, the 2019-20 India's tax buoyancy was 0.05%, the lowest since 1962-63. This is Hindustan Times. मैं अपनी बात नहीं कर रहा. These are figures from an article from Hindustan Times. Manufacturers, corporate, और क्या फायदा, क्यों ये हो रहा है? आपके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं होगा तो आप खर्चा कैसे करेंगे? क्योंकि आपके बजट एस्टिमेट्स पे तो खर्चा इतना लिखा हुआ है, वो तो करना ही करना है आपको। तो कमाओगे नहीं तो खर्च कैसे करोगे? तो इसलिए आम आदमी के ऊपर बर्डन बढ़ा दो कमाने के लिए, अपनी कमाई के लिए, ताकि हम खर्चा कर सकें। सो आप अपनी कमाई के लिए दूसरों की कमाई, आम आदमी, गरीब आदमी की कमाई को गिरा दो, उस पे अपना कर का बोझ बढ़ा दो, खुद कमा लो, क्योंकि आपने अपना घर का खर्चा नहीं आप संभाल सकते। वो कैसे संभालोगे? आप कैसे संभालोगे घर का खर्चा जब आपको मालूम ही नहीं है कि खर्च कैसे करना है? वो दूर अंदाज ही नहीं है आपको। और आपको बताता हूं, कॉर्पोरेट रेट्स, आपने जो फायदा किया आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को, आपको याद ही होगा कि आपने सोचा कि हम राहत अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को देंगे और कॉर्पोरेट टैक्स हम 30% लेकर 22% कर देंगे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो शायद जो हमारा जो इंजन है इकोनॉमी का, जो आर्थिक इंजन है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन उसका नतीजा तो जीरो हुआ। और आपने जो नए मैन्युफैक्चरर्स यूनिट्स का टैक्स रेट 25% से 15% कर दिया। और जो टोटल फायदा आपने कॉर्पोरेट सेक्टर उस समय दिया वो था 1.45 लाख करोड़, 1,45,000 करोड़। ये आपने कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा दिया। और आप 70,000 करोड़ भी गरीब आदमी के लिए नहीं खर्चना चाहते। ये कंजूसी क्यों? इसकी वजह होगी कोई ना कोई। या तो आपके वित्त मंत्री को या आपके लोगों को कोई इल्म नहीं है कि कैसे खर्च कैसे किया जाए। आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है। और आज की खबर आपको बताता हूं, आज ही की खबर, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में भी यही खबर आई है। क्या है? क्रैश कोर्स IIP, that is the Index of Industrial Progress, contracts record of 55.5% in April. Manufacturing shrinks 64.2%. India's industrial production contracted 55.5% in April, the sharpest ever in the history of this country. And the index of industrial production has shrunk 18.3% in March alone. Majority of the industrial units and establishments have reported nil production. उत्पादन हो ही नहीं रहा।
जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें इतनी गिरावट आई है जो पहले कभी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं आई। अप्रैल में उसकी गिरावट 55% हुई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की गिरावट 18.3% मार्च में हुई। और मैन्युफैक्चरिंग, which accounts for 78% of the IIP, that is the Index of Industrial Production, shrank by 64%. CARE ratings showed that 12 industries, including vehicles, furniture, leather, tobacco, electrical equipment, fabricated metals, recorded a contraction of more than 90% during the month. As many as 19 industries of 23 recorded contraction of more than 50%. Consumer durables fell by a record of 33% as far as their production was concerned. तो नेचुरली जब ये सब काम नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, कंज्यूमर प्रोडक्शन नहीं होगी, तो आपकी कमाई नहीं होगी। और अगर आपकी कमाई नहीं होगी तो खर्चा नहीं होगा, लोगों को सैलरीज कैसे दोगे, राज्य सरकारों को उनका शेयर कैसे दोगे जो फाइनेंस कमीशन ने तय कर लिया है। तो खर्चा नहीं होगा तो आप खर्चा लाएंगे कहां से? चलिए कोई बात नहीं, आप तो हवा में हैं, गरीब आदमी के ऊपर थोप दो ये खर्चा, उससे कमा लो। ये तो मैंने पहली बार देखा है हिंदुस्तान के इतिहास में कि गरीब के ऊपर कर ज्यादा लगाकर उससे कमाते हो आप। जो कर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर से लेना चाहिए उसको आप राहत देते हो, और जो गरीब आदमी का बोझा घटाना चाहिए उसका आप बोझा बढ़ा देते हो। फिर आपने 10 लाख करोड़ का पैकेज दिया। अभी वित्त मंत्री जी ने ऐलान भी किया और प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी वाहवाही की कि इसका बड़ा फायदा होगा। और उसमें हमने जो देखा कि बैंकों को कहा कि आप क्रेडिट दीजिए, जो एमएसएमई सेक्टर है वो क्रेडिट लेगा, उससे प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन के बाद टैक्स होंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। यही सब आपके मन की सोच थी। लेकिन आपको मैं आज बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। क्या कहती है वो? For the year 21, bank credit growth to hit 0 to 1%. मतलब कि बैंक का पैसा किसी को नहीं दे रहे, ना कोई ले रहा है। और आपने इतना बड़ा पैकेज दे दिया इसी सोच में कि बैंक पैसा देंगे, लेकिन बैंक तो अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा रहे हैं। आम जनता को पैसा ही नहीं जा रहा, कोई लेने को तैयार नहीं है। लेने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि आपने वो साधन नहीं पैदा किया, आपने गलत कदम उठाए। जो ड्राइवर सीट पे बैठा है उसको गाड़ी चलाने नहीं आती, और अगर जो पैसेंजर साथ में वित्त मंत्री बैठा है उसको भी कुछ नहीं मालूम। और कब गाड़ी चलती है और पुलिसमैन कहता है कि साहब आप गलत गाड़ी चला रहे हो, तो उसको भी कहा जाता है कि तुम कौन होते हो कहने वाले। वो पुलिसमैन हिंदुस्तान की जनता है। आप जनता को कहते हो तुम कौन हो? मैं हूं सब कुछ, मैं फैसले करूंगा देश के लिए क्या है। फैसले ऐसे नहीं होते प्रधानमंत्री जी, फैसले बातचीत से होते हैं, डायलॉग से होते हैं। When the driver sitting in the car doesn't know how to drive the car, and the finance minister doesn't know the way, and the people of this country are saying don't do it this way, you don't listen to them because you don't want to have a dialogue with them. You want to talk to them. You don't want to talk to people in parliament. You don't want to talk to people outside. You decide on your own experts who give you some great ways of moving forward, and you listen to them. Without listening, there can be no solutions. तो ये टैक्स कट का भी बड़ा गलत गैम्बल रहा। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया,
जो 19-20 का फिस्कल डेफिसिट जो 3.8% आप कहते थे होगा, वो 4.59% हो गया। एंड अप्रैल का फिस्कल डेफिसिट 35.1% फॉर द ईयर 21, क्योंकि जो रेवेन्यू टारगेट है वो आपका पूरा नहीं हुआ, और जो रेवेन्यू डिक्लाइन 2020 में अप्रैल का आया है वो 70% डिक्लाइन आया है। जीएसटी कलेक्शंस कम हो गई, जस्ट 3.8%, ग्रू बाय ओनली 3.8%। फिर आपको स्टेट्स को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उनका तो प्रोटेक्टेड रेवेन्यू है, वो आप दे नहीं पाएंगे, तो आप इसीलिए गरीब आदमी के ऊपर आप कर लगा रहे हो ना। आज मैं ये बताना चाहता हूं देश की जनता को कि ये पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों बढ़ा रहे हैं। इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इनके पास कोई और साधन है नहीं, क्योंकि कॉरपोरेट को इन्होंने राहत दे दी, प्रोडक्शन हो नहीं रही, और एक ही बस रास्ता इनके पास रहा है कि गरीब आदमी के लिए, जो गरीब का ईंधन है, जिससे उसको खाने के लिए एनर्जी उसको मिलती है, वही उसमें गिरावट आ गई। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं, क्योंकि केवल हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करना चाहता था, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी बात सुनी, लेकिन मैं इतना भी उम्मीद करता हूं कि ये सरकार भी कुछ हमारी बातें सुन ले, हम भी कुछ इनको रास्ता दिखा सकते हैं शायद, क्योंकि देश के साथ तो हम भी खड़े हैं ना, हम भी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। और अगर आपकी किस्मत आज के दिन अच्छी नहीं है तो चलिए हमारे से बातचीत कर लीजिए, शायद हो भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं आग्रह करूंगा कि पहले विषय से ही एक एक करके अपने सवाल पूछें। मयंक, पूछिए अपने सवाल। जी मिस्टर सिब्बल, आपने जो एक बात कही अभी कि सरकार के पास पैसा नहीं है, मेरा वहां सवाल है उसी पर, थोड़ा अतीत में जाके है कि ये चीज तो लगभग तभी स्पष्ट हो गई थी। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का इस पे क्या वो था और अभी क्या टेक है। जब सरकार ने रिजर्व बैंक का कैश सरप्लस जो है, कैश रिजर्व जो है, उससे 2 बार पैसा लिया, उसी समय क्या ये चीज क्लियर नहीं थी ऑपोजिशन को और बाकी सबको कि सरकार के पास पैसा उसी समय नहीं था? तो अब तो और बुरी स्थिति होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट ये सारी इसकी शुरुआत 2016 में हुई, जब नोटबंदी का ऐलान हुआ ना 9 नवंबर को। उसके बाद जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसमें गिरावट आती जा रही है, रेवेन्यू कलेक्शंस कमती होते जा रहे हैं, तब से होते जा रहे हैं। और आज क्योंकि लॉकडाउन की वजह है, ये जो आंकड़े मैं कुछ दे रहा हूं आपको वो लगभग लॉकडाउन के पहले के हैं, क्योंकि 24 मार्च को जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो इन आंकड़ों में केवल वो 6 दिन ही शामिल है। तो अगर आर्थिक स्थिति हमारी खराब थी उससे पहले, तो लॉकडाउन के बाद उसमें कितनी गिरावट आएगी वो तो आज हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सर 2018 का जो बजट भी था, वित्तीय बजट अगर हम देखें, तो उसमें 90,000 करोड़ रुपए के लगभग वो तो रिजर्व बैंक से जो पैसा आना था उस पर आधारित था। तो इसका अगर इसको हम टेक्निकली देखें तो अभी तक जो भी हमने, क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी हमने देखा है, यानी कि वो चाहे माइग्रेंट्स के लिए शुरुआत में बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना हो, या जो कैश ट्रांसफर की बात हो रही है वो ना करना हो, या और तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं उस सबकी वजह यही है कि पैसा पहले से ही नहीं है, 2017 से ही सरकारी खजाना खाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनको जो आर्थिक स्थिति है, इनको उस पर कोई लगाव भी नहीं है। ये तो हर चीज पे पॉलिटिक्स कर रहे थे ना। इनको राजनीति से ज्यादा लगाव था। जनता को के जिंदगी के सुधार आना चाहिए, उस पर कोई लगाव नहीं था। बस एक छोटा सा देखिए जो पॉलिटिक्स की बातें हो रही थी, 370 ये 1-2, ये बात करनी चाहिए थी हमारी स्कूलिंग की, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज की, गरीब को कैसे ज्यादा पैसे मिले, नौकरियां कैसे ज्यादा मिले, वो तो बात हो ही नहीं रही थी।
जी एक चीज और है बस कि कोरोना जब ये संकट आया पूरा, तो ये क्लियर था कि इसका आर्थिक जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने क्या विपक्ष को बुला के कोई मीटिंग करने की कोशिश की? कभी आप लोगों से कोई सलाह लेने की या बात करने की, सर्वदलीय मीटिंग बुलाने की कोशिश भी की क्या? ये अंतर्यामी है, इनको सब मालूम है, ये किससे क्यों सलाह करेंगे? हर बात इनकी मन मर्जी से करते हैं ये। वो ऐसे ऐलान कर सकता था नोटबंदी का नवंबर 8 को। उनको पता होना चाहिए, अगर उनको इतना मालूम होता कि इस देश में जो माइग्रेंट लेबर है वो लगभग 4.5 करोड़ है, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाती है, और उसके ऊपर क्या प्रभाव होता, अगर इनको वो उनके रेडार में होते तो ये कदम कभी उठा ही नहीं सकते थे। लेकिन उनको गरीब से क्या लेना देना। जी थैंक यू। बिलाल अपना सवाल पूछिए। जी जी सर, बिलाल सब्जवारी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से। सर, मौजूदा हालात का जिस तरह से आपने आर्थिक परिस्थितियों का खाका खींचा, और उसके बावजूद जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं वो सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। चाहे वो मध्य प्रदेश देखें या हाल में आपने गुजरात में विधायकों की तोड़फोड़ देखी है, या राजस्थान में इनका अटेम्प्ट देखा, कर्नाटक आप देखते रहे हैं। तो सरकार की प्राथमिकता सिर्फ सत्ता में बने रहने की है, अर्थव्यवस्था देश से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मैसेजिंग रेगुलर विपक्ष अपने माध्यम से करता आ रहा है। ऐसे में विकल्प बहुत सीमित है। आपको लगता है कि ये विपक्ष की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो सभी विपक्षी दलों को आपस में बात करके इस पर एक बड़ी पॉलिटिकल कॉल ले? इसका अर्थ ये नहीं है कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इन मौजूदा परिस्थितियों में विपक्ष को और एग्रेसिव होकर संपूर्ण विपक्ष को जोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूं। विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए। ये वक्त एक दूसरे से दूरी रहने का नहीं है। हमें इकट्ठा होकर एक नए दौर से संघर्ष करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सबको ये मान लेना चाहिए कि देश है वो सर्वोपरि है, और देश पहले और बाकी पॉलिटिक्स बाद में। तो जो भी हमारे थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हों, हमें उसको खत्म करना चाहिए, और देश के सामने एक मजबूत विपक्ष की घोषणा करके इकट्ठा होकर बैठकर तय करके अगले 4 साल में इस सरकार की जो फेलियर्स हैं वो हमें बताने होंगे, और जो मन मर्जी से ये सरकार बात करती रही है वो बताना होगा। और इस सरकार को जो देश की जो आर्थिक गाड़ी है चलानी नहीं आती। मुमताज आलम रिजवी साहब इनकलाब से। सिब्बल साहब, आपने बहुत तफसील से बताया और कई बार इसका जिक्र भी आया कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, जबकि दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं और हुकूमत बहुत पैसे कमा रही। मैं सिर्फ आम लोगों के लिए जानना चाहता हूँ, फिर ये पैसा गया कहाँ? इन्होंने ये पैसे किए क्या इतने ज्यादा कमा के? क्योंकि ये ऐसा वो तो आपको दिख रहा है ना, गुजरात में दिख रहा है, उससे पहले दिखा था, देख रहे थे। फिर आपने बाकी प्रदेशों, मध्य प्रदेश में भी देखा, उससे पहले उत्तराखंड में भी देखा। जी जी। और फिर 2016 में जब इन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया, यूपी में कितना पैसा दरिया की तरह बह रहा था वो भी देखा। मुझे नहीं मालूम कहाँ पैसा जा रहा है, मुझे तो दिख रहा है बस। धन्यवाद। राकेश कपूर साहब। राकेश जी, मेरे ख्याल से कनेक्शन की दिक्कत आ रही है उनके, भी तो बैठे थे वो। अगला सवाल किसी साथी का हो तो वो पूछे। मैं संदीप पूछ सकता हूँ? हाँ जी संदीप पूछे वर्तमान से। हाँ, मैं संदीप वर्तमान न्यूज़पेपर से बोल रहा हूँ। सिब्बल साहब नमस्कार। ये जो मैडम सोनिया गांधी ने एक ऑल ऑपोजिशन पार्टी और लाइक माइंडेड पार्टीज का मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें ये चर्चा हुआ था कि फिर आप लोग मिलेंगे। तो अभी कब मिलेंगे? क्योंकि सिचुएशन अभी मिलने का ही हो रहा है, आप भी ये बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसको कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे ये तो जानकारी मेरे पास भी नहीं है ना, मैं आपको दे सकता हूँ। ये तो वो लोग ही तय करेंगे। सर, मैं सवाल पूछ लूं? कैन आई पुट माय क्वेश्चन? बारी साहब एक मिनट होल्ड करिए।
राकेश जी आप हाँ। वापस आ गए हैं क्या? प्रीति तब तक आप पूछे। प्रणव जी हाँ जी। मैं सवाल पूछ रहा हूँ। प्रीति रुक जाए। हाँ कपिल सिब्बल साहब से मेरा एक सवाल है सर। कपिल जी, जी आपने जो अभी आंकड़े दिए हैं, जो अर्थशास्त्र का मोटा भी जानकार है, मैं तो उनमें से को समझता हूँ, ये आंकड़े जो हैं बड़े डिसहार्टेंड करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में प्रवेश करने वाली है। जितने भी जो आपने आंकड़े दिए हैं उससे यही कयास लगाया जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में प्रवेश करने वाली है, और अगर एक बार ये मंदी के चक्र में फंस गई तो इससे निकलना 2-3 साल के लिए असंभव होगा। और जो एक थोड़ा सवाल लंबा हो गया, और जो ये पेट्रोल डीजल से जो सरकार कमाई करती है, ये अनुत्पादक चीजों से कमाई मानी जाती है, जिसमें सरकार को कुछ करना धरना नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका मतलब ये है कि देश जो है वो मंदी के दौर में प्रवेश करने वाला है, जहां तक मैं समझा। बिल्कुल सही आपने बोला। देखिए ऐसा है, मुझे एक उदाहरण पुराने वक्त का मुझे याद आ जाता है कि जब पुराने टाइम में महाराजा लोग होते थे और किसानों से उनको हर महीने मिलता था, तो अगर किसान देता नहीं था तो वो ये वो लगान वाली धमकी देकर ले लेते थे। लगान वसूलने वही महाराजे आज हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, बिना कुछ कहे वो अपना टैक्स बढ़ाते रहे और गरीब जनता से पैसा लेते रहे। वही लूट तब थी महाराजों की और वही लूट आज चल रही है। और देखिए एक पॉजिटिव चीज वैसे मैं बताना चाहता हूं है कि हमारी जो एफडीआई है वो आज के दिन $500 बिलियन है। दैट इज द वन पॉजिटिव थिंग। वो पार्किंग मनी है, वो पार्किंग मनी, वो पार्किंग जो भी है, अगर वहां कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत मुश्किल में हो जाए। धन्यवाद सर। मैं अगले सवाल पे बढ़ता हूँ। प्रीति पूछे सहारा टीवी से। सर नमस्कार। आपने अभी जो आंकड़े दिए, इसमें जो 2014 का यूपीए सरकार के समय का आंकड़ा दिया, जिसमें क्रूड ऑयल की कीमत $106.5 के हिसाब से थी, उस वक्त भी पेट्रोल की कीमत मैं देख रही हूँ 71 रुपए थी, जब आज $38 है, उसके बावजूद 75 है। और ये तब है जब लगातार हम 2-3 दिनों से 6 दिनों से लगातार हम इजाफा देख रहे हैं। तो यहाँ तो हालत ये है कि इजाफा जब हो रहा है, उससे पहले की भी जो कीमत थी वो भी यूपीए के शासन से ज्यादा थी। ऐसे में अगर लगातार अभी इजाफा होता रहा तो आम जनता जो है वो बुरी तरह बदहाल होने वाली है। कांग्रेस पार्टी क्या इसको रोकने के लिए सरकार से अपनी तरफ से कोई पेशकश करेगी कि कम से कम रोक कैसे सकते हैं? इनके पास मेजोरिटी है, लोकसभा में मेजोरिटी है। आपको मालूम है कि राज्यसभा में हम कुछ कर नहीं सकते। ये जितना मर्जी कर बढ़ाता जाए, टैक्स बढ़ाते जाए, हम क्या करेंगे? देखिए ऐसा है कि इनकी किस्मत तो आज अच्छी है क्योंकि ये सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे आम जनता की किस्मत फूट चुकी है और ये उसका फायदा उठा रहा है। बेचारा गरीब आदमी कुछ कह नहीं पाता। अगर गरीब आदमी को इस समय में अस्पताल में एक बेड का सहूलत नहीं मिलती, वो क्या करेगा बेचारा? तो जो ये कहेंगे करेगा। हमारी जो लोकतंत्र है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा और ये विपक्ष की एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी विपक्ष को निभानी पड़ेगी। देश आज ऐसे संकट में है कि विपक्ष को उठ खड़ा होकर संघर्ष करना पड़ेगा। लॉकडाउन खत्म हो जाए, ये सड़कों पे करना पड़ेगा। थैंक यू सर। मैं अगला सवाल लेता हूं संजीव त्रिवेदी जी, न्यूज़ 24 से। जी बोले। ठीक है, फिर म्यूट हो गया। सिब्बल साहब, मेरा सवाल यह है कि आपने यहाँ आर्थिक विषयों पर बताया, आपका ध्यान में सीमाओं की तरफ ले जाना पड़ेगा। आज जनरल नरवणे हमारे सेना प्रमुख, उनका बयान आया है और उन्होंने कहा है कि स्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी गलवान वैली और दूसरे जो इलाके हैं पूर्वी लद्दाख में, वहां हमारी सेनाएं मुस्तैद हैं, तैनात हैं और चीन की सेना भी
है वहां जमावड़ा बना हुआ है। और दूसरी तरफ नेपाल में भी आज संसद में एक ऐसा बिल पारित हो रहा है जिसके जरिए हमारे 3 इलाकों को वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो उनके हैं। ऐसे में आप विदेश नीति का जहां सवाल है उसको कैसे व्यू करते हैं फिलहाल जो स्थिति है उसके लिहाज से? देखिए, आपको याद होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी शपथ लेने वाले थे तो उन्होंने सारे पड़ोसी देशों को बुलाया और सब लोग यहाँ आए और ये गले भी मिले। और ये जहां भी जाते हैं, बाकी देशों में जाते हैं, चाहे वो ट्रंप से मिलते हैं या किसी और से मिलते हैं या लोग यहाँ आते हैं, ये बढ़ा चढ़ाकर बात कहते हैं कि देखिए हमारी जो कूटनीति है वो सफल रही और हमारी जो देशों के साथ जो संबंध हैं वो बड़े अच्छे हैं। बराक को बराक बुला सकते हैं, डोनाल्ड को डोनाल्ड बना सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन असलियत क्या है कि आज हम नेपाल को भी आंख नहीं दिखा सकते। आपको याद होगा कि हम के ऊपर ये वार करते थे कि आप अपनी आंखें चीन को क्यों नहीं दिखाते। आज तो ये नेपाल को भी नहीं दिखा सकते। चीन की तो बात छोड़िए, चीन के साथ तो ये कह रहे हैं कि हाँ हमारी लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल बातचीत कर रहे हैं, हम सहमति के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल में जहाँ जो भी दखल अंदाजी हुई है हम नेगोशिएशन के साथ इनको समझौता करके दोनों देश उसी ओर चलेंगे। लेकिन तब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्योंकि इनकी नीति के इनकी जो पॉलिसी है वो केवल बयानबाजी है। बयानबाजी करो, गलत आंकड़े दो, गोदी चैनल को अपने साथ रखो, उनके द्वारा जनता के बीच विपक्ष के बारे में भ्रम फैलाओ और अपने बारे में वाह करवाओ। और अगर ये सब ठीक है तो हम सत्ता में रहेंगे, हमें क्या लेना देना है आम आदमी के साथ। तो हमारी आज की स्थिति ऐसी है कि हमारे जो संबंध हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ वो ठीक नहीं है, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो कोई और भी देश हो। और जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी ठीक नहीं है। अभी H1B वीजा, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि H1B वीजा हम बंद करने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम है। धन्यवाद सर। तरुण कालरा, टोटल टीवी से। तरुण। रमन जी, न्यूज़ 24 से। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ तरुण, पूछिए सवाल। हाँ, सिब्बल साहब नमस्कार। मेरा सवाल दिल्ली के ऊपर है और इसके ऊपर कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है और कांग्रेस पार्टी ने भी दबाव बनाने की कोशिश की है। मौजूदा हालात दिल्ली के विस्फोटक होते जा रहे हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन हालांकि घोषित नहीं हुआ, लेकिन सभी लोगों को पता है किस तरह का माहौल बाजारों में है और घरों में है। आप क्या रेकमेंड करते हैं एज अ सीनियर फंक्शनरी ऑफ द पार्टी कि दिल्ली के अंदर क्या आंशिक तौर पर फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत है? और फेलियर रहा है केजरीवाल सरकार का, चूंकि मनोज तिवारी ने इस्तीफा भी मांगा है। देखिए, जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, देखिए हमारे पास सबसे पहले तो सही आंकड़े होने चाहिए। जिस बात पे मुझे थोड़ा शंका है कि सही आंकड़े जनता के सामने रखे नहीं जा रहे। जब तक हमें जमीनी स्थिति पूरे तरीके से मालूम नहीं होगी तो हम आगे का रास्ता किसी को सलाह भी नहीं दे सकते उसके बारे में। जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, मैं समझता हूं कि देखिए लाइवलीहुड वर्सेस लाइफ, ये इश्यू है ना। तो अगर आप लाइफ गवा दोगे तो लाइवलीहुड का कोई मायना नहीं। अब अगर लाइवलीहुड खत्म कर दोगे तो लाइफ नहीं बचेगी। तो आपको बड़े संजीदगी के साथ, सोच समझ के साथ कदम उठाना चाहिए। और हर आदमी यहाँ पॉलिटिक्स कर रहा है, आंकड़े सही नहीं दे रहा, कहते हैं कि बेड खाली हैं, वहां कोई बेड खाली नहीं। आपने कुछ चैनल्स की रिपोर्ट भी देखी होंगी, बेड खाली है नहीं। लोग अस्पताल में कोई भर्ती करने को लिए तैयार नहीं है, डॉक्टर दवा देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो स्थिति है दिल्ली की।
उसके ऊपर आप पूरा लॉकडाउन दोबारा लगा दोगे तो होगा क्या? तो आपको बड़े, एक तो आप, मैंने देखिए कई दिन पहले मैंने आर्टिकल भी लिखे थे कि आपको सारे स्टेडियम्स को एक अस्पताल में बदल देना चाहिए, बेड्स लगा देने चाहिए। स्पोर्ट्स स्टेडियम आपके पास कितनी जगह है? आपने कुछ नहीं किया। हम तो आपको लगातार सलाह देते रहे। अब इसका जो सोल्यूशन है वो केवल टोटल लॉकडाउन हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? लोगों के पास कुछ रहेगा ही नहीं, खाने को नहीं रहेगा। आप अपने बारे में मत सोचिए, हम तो फिर भी अपने दिन गुजार लेंगे। उस आदमी के बारे में सोचिए जो रोज मंडी में जाकर तलाश करता है कि मुझे आज के दिन नौकरी मिलेगी या नहीं, जिसके पास पैसा खत्म हो गया है। बस्तियों में जाकर देखिए, कोई व्यापार हो नहीं रहा, भी नहीं हो रहा। तो आप सारी इकोनॉमी को फ्रीज कर दोगे तो आपकी जिंदगी फ्रीज हो जाएगी। Sir, if you could briefly say the same thing in English also. You see, the problem is that you can't put life versus livelihoods. If there is no life, there can be no livelihood. And if there is no livelihood, there can be no lives, because you will finish lives. So you have to assess these things very carefully. And you can only assess them if you have data. Nobody gives you the correct data, neither the Delhi government nor anybody else. And we've had reports that the municipal data is much different than what the Delhi government is putting out. Delhi government says beds are empty, anybody can come to the hospital. The fact is beds are not empty. People are not allowed entry into hospitals. I know of cases where ultimately the interference had to be done at the highest possible level to get a man into a hospital. And when you go to the hospital, the doctors also, with great difficulty. It's not easy to get and for a common man, impossible. I had been saying all along, and I had written articles, convert the stadiums much earlier, sometimes in March, April, convert the stadiums into hospitals, put those beds there, make arrangements. You never made arrangement for shelter homes. You never gave them what Shramiks were entitled to. You never gave them water. You never gave them sanitation, the kind of sanitation that ordinary human beings require. And you don't give us data. And all that is happening is politics. There is nothing about the people of this country. Nobody is bothering about the people of this country. The central government imposes taxes to earn more money because they have no money. They have no idea as to how to move forward. The Delhi government has absolutely no idea how to deal with it. Sometimes he supports the central government. Sometimes he opposes the central government. He has no policy at all. It is all ad hoc. In this situation, how do we even give suggestions to people if the true data is not before us? Thank you, sir. Ramanjan, News 24. सिब्बल साहब, एक वीडियो सामने आया है जिसमें मरकज के मौलाना साद नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और उनपे दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया हुआ है। क्या आपको लगता है कि सरकार या पार्टी के हिसाब से ही दिल्ली पुलिस काम करती है? जिसको गिरफ्तार करना हो उसको गिरफ्तार कर लेती है, जिसको आराम से घूमने देना हो उसको घूमने देती है। दिल्ली में बैठकर कोई व्यक्ति इतने दिनों से रह रहा है, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है। अब देखिए, दिल्ली पुलिस के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। उसके दृश्य आप देख चुके हो। उस दृश्य आपको जब जामिया में वो इश्यू उठे थे, आपने वहां भी देखे, JNU में भी देखे। आपने पुलिसमैन को जो CCTV कैमरा है उसको भी तोड़ते हुए देखा। तो दिल्ली पुलिस की तो क्या बात है। मैं लेकिन सारे पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बात नहीं करना चाहता। कुछ ऐसे लोग हैं पुलिस में भी जो ऐसी गलत गिरफ्तारियां करते हैं या सही गिरफ्तारियां करते हैं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन दिल्ली पुलिस में ऐसे लोग भी हैं जो उनका कर्तव्य है वो निभा नहीं। लेकिन यहाँ पे मामला इसलिए महत्वपूर्ण है कि NSA गए थे मौलाना साद से मिलने के लिए। ये संदेश दिल्ली पुलिस के पास जा रहा है ना कि उनपे कैसे हाथ NSA तो मिलने किस लिए गए थे ये मुझे नहीं मालूम। जो आश्वासन देने गए थे वो हम नतीजे तो देख नहीं गए। धन्यवाद सर। मैं क्वेश्चन पूछ लूं? छोटा सा है।
एक आखिरी सवाल आता हूँ बारी साहब, आपसे खत्म करूंगा। सिद्धार्थ पूछ ले एनआई से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक बात दिल्ली को लेकर पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि सत्येंद्र जैन जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि आईसीएमआर को अपनी गाइडलाइंस बदलनी चाहिए अगर टेस्टिंग्स को बढ़ाना है तो। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी कह रहे हैं कि हम तो आईसीएमआर की गाइडलाइन से दिल्ली फॉलो कर रहा है। लेकिन दिल्ली की स्थिति किस तरफ जाते हुए देखते हैं आप कि क्या मुंबई को पीछे छोड़ देगी दिल्ली? अब चर्चा ये होने लगी है, तो किस तरीके से दिल्ली की हालात को कांग्रेस पार्टी देख रही है और क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मुलाकात करके आ चुके हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा। रिजल्ट जो दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं और लोग सड़कों पे निकल जरूर रहे हैं अपनी जीविका कमाने के लिए, लेकिन परेशान है, सबके दिमाग में सवाल चल रहे हैं। असलियत तो ये है सिद्धार्थ जी कि लोग डरते हैं अस्पताल जाने में और ये ऐलान करते हैं वहां जाकर कि आप टेस्ट मत कीजिए। अब कोई किसी की हार्ट की कंडीशन है, वो अस्पताल जाएगा ना, तो पहले तो डॉक्टर टेस्ट करेगा वेदर ही इज कोविड पॉजिटिव और नॉट। इलाज कैसे करेगा? और ये ऐलान देते हैं कि आप टेस्ट मत कीजिए। टेस्ट क्यों ऐलान देते हैं? ताकि वो जो आंकड़े हैं वो जनता के सामने नहीं जाए। तो तभी मैं शुरू से कह रहा हूं, इनका मकसद है पॉलिटिक्स। केंद्र सरकार को भी वही मकसद है, हर एक कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। अगर पॉलिटिक्स ना करता होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते। थैंक यू सर। अब्दुल बारी साहब अपना सवाल पूछे। हाँ ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर। ये बीइंग ए फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एंड प्रोमिनेंट एडवोकेट, मैं आपसे ये सवाल पूछना है सर, ये जो दिल्ली पुलिस ने इन कनेक्शन जो 7 चार्जशीट फाइल की है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो वायलेंस है, उसमें जो बिग ब्लास्ट की थ्योरी जो पेश किया है, हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दिस सर? देखिए, ऐसा है कि मैं ये पार्लियामेंट में भी कह चुका हूं और मैं इसके बारे में लिख भी चुका हूं और बयान भी दे चुका हूं कि जिस तरह से यूएपीए का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से 124 सेडिशन का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से हमारे जो छात्र लोग हैं एक तरफिया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उन्होंने बयानबाजी की, कुछ उनके खास भाजपा के लोग हैं, उनके कुछ मंत्री भी हैं, उन्होंने जो बयानबाजी की उसके बारे में कुछ नहीं हो रहा। जो उनके लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये तो साफ जाहिर है कि ये एक तरफिया इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो भी भय का वातावरण पैदा करने के लिए कि कोई सरकार का विरोध ना करे, ना कोई ऐसी बयानबाजी दे। मतलब कि किसी, आप सोचिए, बेंगलोर में 14 साल की लड़की के ऊपर आपने सेडिशन का केस लगा दिया और यहाँ जो छात्र हैं बेचारे जो सड़क पे आकर भाषण दे रहे थे, आप उनके ऊपर यूएपीए लगा रहे हो। मतलब कि, और ये मैंने कहा कि सदन में मैंने कहा, संसद में मैंने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि आप इसका दुरुपयोग करोगे। गृह मंत्री जी ने कहा नहीं, ये तो टेररिस्ट के लिए है, टेररिस्ट के खिलाफ हम कानून ला रहे हैं ताकि हम टेररिस्ट को पकड़ कर, और कांग्रेस पार्टी टेररिस्ट के खिलाफ है। ऐसे टेररिस्ट को आपको पकड़ना चाहिए कि कौन से टेररिस्ट को आपने पकड़ा है? एक छात्र टेररिस्ट है, वो लड़कियां टेररिस्ट हैं जिनको आप पकड़ रहे हो, और जिसने कभी बयान भी नहीं दिया, क्या वो टेररिस्ट है? हमारे देश के लोग क्या टेररिस्ट हैं? छात्र लोग टेररिस्ट हैं? आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका एजेंडा दूसरा है। जो मतलब के मामले जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, आप उससे कहीं दूर हो चुके हो। आप एक ऐसी ऊंचाई पर बैठे हो, आपको वो दृश्य दिखता ही नहीं, जमीन का दृश्य। Thank you, sir. It's been more than an hour now. We have run out of questions. I would like to thank you for taking this subject so exhaustively, and I hope सरकार हमारी बात सुनती है, आपकी बात सुनती है और जनता को कुछ राहत देती है। मैं संदीप एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, छोटा सा? जी हाँ,
अच्छा, ये बिल्कुल पश्चिम छोटा होना बंगाल का रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जैसे पश्चिम बंगाल में एक डेड बॉडी लेके एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो रहा है, लेकिन गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल उन्होंने ट्वीट भी किया है और टीवी पे आके भी ममता गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज कर रहा है। तो आप बीइंग ए रिनाउंड लॉयर, तो ये क्या गवर्नर का ऐसा करना चाहिए या गवर्नर कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जहां तक गवर्नर साहब का सवाल है, ये गवर्नर की जो इंस्टीट्यूशन बनी थी, ये उस समय बनी थी जब हमारे अंग्रेज लोग हमारे पे राज करते थे, तो गवर्नर वहां स्पाई होते थे। वो बताते थे सरकार को कि प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और कैसे हमारे जो स्वतंत्र सेनानी हैं वो कैसे कंस्पिरेसी कर रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन इसलिए उन्होंने बनाई थी। और हमारी देश रिपब्लिक बनने के बाद हमें ये विश्वास था कि जो हमारे गवर्नर हैं वो वाकई में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपने कर्तव्य निभाएंगे। लेकिन आज के दिन तो गवर्नर तो लगभग है कि आरएसएस के जो बयान देते हैं, जैसे आरएसएस का कि मैं खुद कई तो गवर्नर आरएसएस के हैं ही, तो वो तो अपनी बयानबाजी करते हैं। और यहाँ गवर्नर एक समझ लीजिए कि सरकार को गिराने में लगे हुए, जहां भी बैठते हैं गवर्नर सरकार को गिराने में लगे रहते हैं। तो गवर्नर एक पॉलिटिकल आर्म बन गया है, एक पॉलिटिकल बाजू बन गया है केंद्र सरकार। थैंक यू वेरी मच। आज का आर्टिकल बहुत अच्छा है चिब्बल साहब, आपका इंडियन एक्सप्रेस। थैंक यू भैया। आज का थैंक यू।